नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में जबरदस्त नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। कांग्रेस जहां 89 सीटों पर तो वहीं बीजेपी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में बड़े स्तर पर बागी मैदान में उतर आए हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह कि भगदड़ केवल बीजेपी में है या फिर कांग्रेस में भी देखी जा रही है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में कहीं भी भगदड़ नहीं, भगदड़ सिर्फ बीजेपी में है। और वहीं कार्यकारी सीएम नायब सैनी भी कह रहे हैं कि भगदड़ बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में है। ऐसे में सवाल यह कि अगर दोनों ही राजनीतिक दलों में बागी हैं या फिर भगदड़ नहीं है, तो फिर इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं, जैसा कि सियासी फिजा में देखने को मिल रहा है। बता दें कि जो नाराज हैं, बागी हैं, उनको मान मनव्वल की कोशिश भी की जा रही है। कोशिश कितनी कारगर होगी, कितने मानेंगे बागी, ये सवाल है। सवाल यह भी कि क्या हरियाणा में दिग्गजों का समीकरण तो नहीं बिगाड़ देंगे बागी। सवाल यह भी कि क्या पार्टियां बागियों को मनाने में सफल होती हैं। अगर नहीं हो पाती तो किससे नफा, किससे नुकसान, ये तमाम बड़े सवाल हैं। तो बागी कितना मानेंगे, किस तरह की रणनीति पार्टियां अपना रही। हालांकि 16 सितंबर है, बागियों को मनाना है और उसके बाद उनके नामांकन जो वापस कराने हैं। दोनों ही सियासी दल लगे हैं। कितना फायदा, कितना नुकसान होगा, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए हरियाणा की सियासी फिजा को समझिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन प्रदेश भर में तमाम राजनीतिक दलों की बचे हुए प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक बागियों ने नामांकन किए। दोनों दलों के शीर्ष नेता अब अगले 2 दिन बागियों पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि वो नाम वापस लें, ऐसी चर्चा है। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस ने 89 सीटों पर तो बीजेपी ने 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस ने भिवानी सीट सीपीआई के लिए छोड़ी। यहां कॉमरेड ओम प्रकाश प्रत्याशी बनाए गए। नामांकन के अंतिम दिन कुल 1630 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 1809 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था और 1133 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। पिछली बार के मुकाबले इस बार 200 कम नामांकन दाखिल हुए। भाजपा को सोनीपत, पानीपत, हिसार, फरीदाबाद से लेकर कई जगहों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पार्टी अपने बागी नेताओं को समझाने का प्रयास भी कर रही है। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर रामविलास शर्मा का नामांकन उसने वापस करा लिया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है और पार्टी को उम्मीद है कि वो कुछ और बागी नेताओं को नामांकन वापस करा लेगी। इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो सोनीपत में पूर्व मंत्री कविता जैन भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अटेली सीट पर संतोष यादव बागी हुए। पानीपत से हिमांशु शर्मा, मैम सीट पर शमशेर खरखरा बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भाजपा ने नामांकन के आखिरी दिन महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से रामविलास शर्मा को नामांकन वापस लेने के लिए मना लिया। रामविलास शर्मा ने बेहद भावुक माहौल में नामांकन वापस लेने का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि जो नाराज है उन्हें मना लिया जाएगा। कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने बगावत की है। हमारे इसमें तो कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हम समझा लेंगे और 2-3 दिन में समझ जाएंगे। गुस्सा होता है, थोड़ा बातचीत चल रही है, परंतु कांग्रेस के अंदर तो आप लोग देखेंगे कि एक एक सीट पे 4-4 लोगों ने बगावत शुरू की है। कांग्रेस के अंदर तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। सावित्री जिंदल की बात की है, सावित्री जिंदल जी को भी समझा लेंगे। अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। फतेहाबाद से कांग्रेस का टिकट न मिलने से खफा अनिल जयानी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं बाठड़ा हल्के से दावेदार सोमवीर घसोला ने निर्दलीय पर्चा भरा है। सोनीपत से कांग्रेस से बगावत करके बड़ौदा विधानसभा सीट पर आजाद उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने पर्चा भरा। जींद से कांग्रेस से बागी प्रदीप गिल ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। नरवाना से कांग्रेस से बागी विद्या रानी दनोदा ने
इनेलो के टिकट पर नामांकन पत्र दाखिल किया। झज्जर विधानसभा सीट से संजीत कबलाना और बहादुरगढ़ से राजेश जून ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भिवानी से 3 बार के विधायक व पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। बवानीखेड़ा हलके से 48 उम्मीदवारों की लिस्ट दिखाते हुए कहा, सबने पार्टी की फिक्स कर दिया था इंटरव्यू, पर हलके से बाहरी उम्मीदवार को टिकट मिली। रामकिशन फौजी ने बवानीखेड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी के साथियों पर गंभीर आरोप लगाए। जब वो नामांकन कर बाहर निकले तो उन्हें नामांकन वापस लेने की धमकी दी गई। लेकिन वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई भगदड़ नहीं मची है, भगदड़ बीजेपी में मची है। भगदड़ मचने का तो ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में भगदड़ मची से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची, पार्टी कौन सी भगदड़ मची? कोई भगदड़ नहीं मची, बीजेपी की भगदड़ देख तू ना भगदड़ करिए। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इस तरह चुनाव में अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और बीजेपी को कांग्रेस से मुकाबला करने के अलावा अपने बागियों से भी निपटना होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में बड़े स्तर पर बागी मैदान में उतर आए हैं। 16 सितंबर तक बागियों को मनाने का समय है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनाने की कोशिश में हैं। अब सवाल यह है कि कितना मानेंगे बागी, न मानने पर कितना नुकसान हो सकता है। हरियाणा डेस्क, टोटल टीवी। तो सियासी दलों के जो बागी हैं वो क्या समीकरण बनाएंगे, किस तरीके की परिस्थिति यहां पर हरियाणा में इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है, तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, बागियों की बगावत अब शुरू हो गई है, तमाम बड़े नाम भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में भगदड़ है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस में भगदड़ है। आखिर भगदड़ तो दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है। तमाम नाम जो सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या बागी मानेंगे? 16 तारीख तक का समय है। क्या जो पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं उन पर विराम लगेगा? ये तमाम सवाल है। देखिए सौरभ, कुल मिलाकर बात करें 140 के आसपास छोटे बड़े नेता जिनको हम बागी कह रहे हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बागी ही इन पार्टी को नुकसान करते हैं। बाकी दूसरे जो दल है वो इस स्थिति में अभी नहीं है। उनके लिए तो टिकट के लिए कोई उम्मीदवार उनको चाहिए, कोई किसी मजबूत नेता की तलाश में। तो बीजेपी और कांग्रेस में लेकर जो बगावत है वो चिंता की बात है। 140 के आसपास छोटे बड़े बागी हैं, उनमें से 90 ने पर्चा भरा है। अगर हम ये भी मान लें कि इनमें किसी की आत्मा जाग जाएगी कि पार्टी के खिलाफ नहीं जाना, या उनको पुचकारा जाए, मनाया जाए कि आप तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, या किसी बड़े नेता का दिल्ली से, हरियाणा वालों का नहीं, दिल्ली से किसी बड़े नेता का फोन आ जाए, उनको मनाया जाए, अगर हम मान भी ले 90 में से जिन्होंने पर्चा भरा है कितने मान जाएंगे? आधे 50% भी मान जाए, बाकी 90 में से 45-40 लोग ऐसे रह जाएंगे जो बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं, या इनको ये भी लगता होगा कि हम उस स्थिति में हैं, जन समर्थन हमारे साथ है, या समर्थकों के नाम पे वो मैदान से हटने को तैयार ना हो कि नहीं मेरे समर्थक चाह रहे, वहां तक खुद लड़ना चाहते हो, लेकिन पार्टी के प्रति ज्यादा विरोध ना दिखाते हुए ये कहेगी मेरे पास समर्थकों का दबाव है, उनकी उम्मीदें हैं मुझसे, क्योंकि इतने साल मेरे साथ रहे, मेरी ताकत वही है। तो इस तरह की चीजें मैं ये मानता हूं कि 90 में से 50% भी माने तो 40-45 तब भी रहेंगे। इन बागियों को कौन मैनेज कर सकता है, कांग्रेस या बीजेपी? उनको अपने साथ मिला ले, या ये उनको समर्थन दे दे, उनको समर्थन दे दे कि हम आपकी पार्टी के साथ हैं, या फलां उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। हो सकता है अलग अलग कारणों से अलग अलग अपने अपने कारण रहेंगे, और अपना अपना लालच रहेगा, या अपना अपना उनको ये रहेगा कि भविष्य उनका कहां टिका हुआ है। समर्थकों के नाम पर कुछ पर्चा वापस लेंगे, कुछ ये कहेंगे कि समर्थक नहीं चाहते मैं मैदान से हटूं, तमाम तरह की दलीलें सामने आएगी। तो मेरे को लगता है जितने भी बागी रहेंगे किसी ना किसी रूप में बीजेपी को या कांग्रेस को नुकसान करेंगे। कर्णदेव कांबोज की बात लो, 2014 से 19 में विधायक बने थे, मंत्री बने, फिर अगला चुनाव हार गए। ओबीसी जो मोर्चा है बीजेपी का, 7 मोर्चे हैं, बाकी सेल अलग से हैं। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे जिनका काम था ओबीसी को मनाना, और ओबीसी से ही आप देखिए ओबीसी से मुख्यमंत्री का चयन किया गया, और इसका फैसला ऊपरी स्तर पर हुआ। अमित शाह जी हो, राजनाथ हो, प्रधानमंत्री हो, उनको लगा कि 30% जो ओबीसी वोट है एक बल्क है, पूरा 30% वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को आ सकता है, बीजेपी के साथ दोबारा से मतलब उसको हम जोड़ सकते हैं, या बीजेपी में भरोसा जता सकता है। कर्णदेव कांबोज ने कोशिश की बीजेपी में रहते हुए, लेकिन जब उनको लगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, अगर आप एक बड़ा पद दिया, पूर्व मंत्री है, वो समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से, उसका एक बड़ा वोट बैंक था।
अगर वो बड़ा नेता एक पार्टी छोड़ जाए तो मेरे को लगता है उनकी राह पर कुछ और भी लोग होंगे कि नहीं हम फैसला बदलेंगे नहीं, बागी मैदान में खड़े होंगे, या हो सकता है किसी इंडिपेंडेंट को समर्थन दे दे लेकिन अपनी पार्टी को नुकसान करें जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने पर्चा भरा है। तो तमाम तरह की स्थितियां सामने आएंगी, लेकिन 16 तारीख को सही पता लगेगा कांग्रेस कहां खड़ी है, बीजेपी कहां खड़ी है और कितने उम्मीदवार मैदान में किस विधानसभा में हैं। महेश, किस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? बागियों की लिस्ट काफी लंबी है बीजेपी और कांग्रेस दोनों में। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में बागी नहीं है, बीजेपी में सावित्री जिंदल हैं, आरटीडी से संतोष यादव, हिमांशु शर्मा, शमशेर खरखड़ा, ये तमाम नाम हैं बीजेपी में। बागी हैं मनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये भी आश्वस्त कर रहे हैं कि कांग्रेस में बागी हैं और मना लिया जाएगा, मान मनोबल कर लिया जाएगा। सिरे अगर चढ़ता है मान मनोबल, मानते हैं बागी तो क्या समीकरण होंगे, नहीं मानते हैं तो क्या समीकरण होंगे? बीजेपी के लिहाज से सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, साफ तौर से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम से गिरने के खतरे के सामने खड़ी है। अपने दम से गिरने के खतरे का कारण क्या है? मुश्किल वो लोग नहीं पैदा कर रहे जो कि सामने खड़े हैं, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, बागी हो चुके हैं। सबसे बड़ा खतरा अगर कांग्रेस पार्टी को है तो अपने अंदर के उन नेताओं से है जो फेसबुक और ट्विटर पर शुभकामनाएं दे रहे हैं लेकिन अंदर से इतने ज्यादा जख्मी हो चुके हैं कि इन जख्मों को मरहम शायद ही लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि 2-2 की बात मैं कह सकता हूं कि यहां आर पार की स्थिति कांग्रेस पार्टी के भीतर पैदा हो चुकी है। बहुत बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के सामने इस वक्त बना हुआ है कि उनके अपने ही उनकी लंका को स्वाहा कर दे। यानी भारतीय जनता पार्टी उतनी वोटों की उम्मीद भी शायद ना करे। बीजेपी के उम्मीदवार उतने दमदार हैं भी नहीं कि बहुत बड़ा धमाका वो कर सकते हैं, लेकिन बड़ा धमाका हो सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो लोग जो कि जख्मी अंदर से बहुत ज्यादा हो चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि बस इसे वोट मत देना, बाकी किसे भी दे देना। इसे से मेरा मतलब उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार से है, उसे वोट मत देना, चाहे किसे भी वोट देना। तो ये जो भावना पैदा हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकती है। सबसे बड़ा नुकसान अगर कांग्रेस पार्टी को होने वाला है तो उन लोगों से होने वाला है जो कि बागिन नॉमिनेशन फाइल करके जो चुनाव लड़ रहा है वो तो सामने दिख रहा है, लेकिन वो लोग जो कि जख्म बहुत ज्यादा लिए हुए हैं लेकिन चुप हैं, वो चुप्पी बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी का कर सकती है। यह सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुप्पी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, ये चुप्पी भारतीय जनता पार्टी में भी है। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग टिकट लेकर आए हैं वो लोग भी बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग असल तो थैला उठा नहीं रहे, और उठा रहे हैं तो थैला इस जगह ले जाकर छोड़ेंगे कि जहां वो थैला वापस नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो अनदेखी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बीते 10 सालों में की गई, किसी भी तरह के संगठन का दावा यहां पर सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जा रहा हो, लेकिन एक बार जरा उस संगठन को आजमा कर देखिएगा, उस संगठन में थैले जो आप देकर भेजेंगे वापस जमा होंगे कि नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि अंदरूनी जो जख्म है भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत ज्यादा है। हालांकि बहुत ज्यादा ताकत का टकराव वहां पर नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता अपनी पार्टी से खुश नहीं है, जिसका नुकसान पार्टी को होने वाला है। टिकटों की रीशफलिंग यहां पर की गई है, एक सीट से दूसरी सीट पर लोगों को भेज दिया गया, जिस सीट पर रिलोकेट किया गया, पुराने जो अपने विधानसभा क्षेत्र के पूरे संगठन के लोग हैं वो साथ लेकर चले गए, और नया जो उम्मीदवार वहां पर आया है वो अकेला खड़ा है, उसके साथ कोई नहीं है। और जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का पुराने विधानसभा क्षेत्र में था वो नेताजी साथ ले जा चुके हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए है, अपने दम से गिरने का खतरा। और जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए करूं तो भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है, कार्यकर्ता दिल से पार्टी के लिए समर्पित नहीं है, और जो टिकट की रेस में हार गए वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी करारी शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सोच रहे हैं। अविरन जी, किस तरीके की परिस्थिति बन सकती है? बागी मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या कुछ लग रहा है हरियाणा की सियासत में? कितना राजनीतिक समीकरण बदलेगा, कितना बिगड़ेगा? रण क्षेत्र में क्या ये बागी चाल बदलेंगे? क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या लगता है? देखिए, कुछ बागी तो सिर्फ अपना महत्व दिखाने के लिए चुनाव मैदान में आए ताकि हाईकमान को वो अपना
प्रभाव दिखा सके, अपना दबदबा दिखा सके जी। और कुछ वास्तव में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं वो मैदान से पीछे नहीं हटेंगे। अभी महेश जी कह रहे थे कुछ लोग ऐसे हैं जो मैदान में तो नहीं है लेकिन जो अलग टिकटार्थी थे तो वो वोट खराब करेंगे। आजकल जो है जो कोई भी किसी के कहने पर वोट नहीं डालता, सब विवेकपूर्ण है, जबको अपना फैसला वो खुद करते हैं। आज एक परिवार में ही सभी लोग जो हैं अपने अपने अलग अलग अपनी चॉइस के अनुसार वोट डालते हैं, तो हाँ, लेकिन माहौल अवश्य खराब करते हैं। जो दूसरे टिकटार्थी होंगे वो माहौल अवश्य खराब करेंगे। और ये देखिए कि किसी मतदाता को प्रभावित कर लें, हर मतदाता प्रबुद्ध है, अपने ढंग से सोचता है। उसको देखिए आजकल की स्थिति ये बनी हुई है कि मतदाता सभी दलों के उम्मीदवारों के यहाँ उनको स्वागत करेगा, लेकिन वोट किसको देगा ये किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि मतदाता बड़ा विवेकपूर्ण है, बड़ा चतुराई से काम लेता है। और ये स्थिति अंत तक बनी रहेगी। ये इस बार जो है बड़ा भ्रम की स्थिति रहेगी, ना प्रत्याशी को किसी बात का आभास होगा और ना ही दूसरे लोगों को आभास हो पाएगा। और देखिए कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर अब देखिए जो सोनीपत की अगर हम चर्चा करें, सोनीपत के अंदर कांग्रेस के जो पहले मेयर रहे निखिल मदान है, तो भारतीय जनता पार्टी से जो है वहां पर जो प्रत्याशी बने हैं, तो अब जो है कांग्रेस के वहां जो पहले वो थे सुरेंद्र पवार हैं, तो ऐसे में राजीव जैन ने नामांकन दाखिल किया है। अब राजीव जैन क्या अंत तक डटे रहेंगे या पीछे हट जाएंगे? और देखिए वहां जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको पीड़ा तो है ही है, लेकिन वो क्या कार्यकर्ता चाहेंगे कि निखिल मदान जीत पाए? और इस तरह अगर हम पानीपत की सिटी की बात करें, देखिए पानीपत सिटी में कांग्रेस से बाकी है रोहिता रेवड़ी, लेकिन क्या रोहिता रेवड़ी के मैदान में आने से किसको फायदा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? तो कुछ जगह ऐसी होती है जब कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि वो बागी मैदान में डटा रहे। ऐसे पानीपत ग्रामीण की स्थिति है, तो पानीपत ग्रामीण में जो कांग्रेस के बागी हैं, क्योंकि ये लोग तो 2-2, 3-3 महीने पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंधबाजी करेंगे या कांग्रेस के? तो देखिए चुनाव परिणाम को तो अवश्य प्रभावित करेंगे, तो किसकी संभावना पर प्रश्न चिन्ह लगेगा ये कहना भी जल्दबाजी है। कुछ का ये हित रहता है कि कांग्रेस को ही लाभ होगा क्योंकि ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अधिक नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ लोगों का इसके विपरीत मानना है। तो ऐसे में अभी तक स्थिति में कुछ जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जब चुनाव का सही तस्वीर बनेगी उसके बाद ही सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देवेंद्र, दो और गठबंधन हुए हैं हरियाणा में। हमने देखा कि इनेलो, बीएसपी और हरियाणा लोकहित पार्टी भी अब इनेलो के साथ शामिल हो गई है, और उधर एएसपी और जेजेपी। अगर बागियों पर नजर यूं कहें इन सियासी दलों की रहती है तो किस तरीके के समीकरण बन सकते हैं? क्योंकि हमने कई बार चर्चा भी की है कि अगर निर्दलीय होते हैं, बागी निर्दलीय रूप से लड़ते हैं, तो अन्य सियासी दलों की नजर उन पर रहेगी। क्या कुछ समीकरण नफा नुकसान बीजेपी का, कांग्रेस का, दोनों का कितना होगा? और अगर समीकरण बनते हैं तो किस तरीके के बनेंगे उन पार्टियों के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो? देखिए सौरभ, जितने मैंने 90 बागी बताए जो इस स्थिति में है कि वो अपनी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है लेकिन बाकी लोग अभी पार्टी में हैं जी। ये ध्यान रखना होगा। जो 90 बागी छोटे बड़े लोग थे, नेता थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी को छोड़ा नहीं है। बहुत सारे ने, कुछ ने छोड़ भी दिया है कि उनका वास्ता नहीं। ये जिन्होंने छोड़ा है ये वो थे जो कुछ टाइम पहले आए थे और टिकट आवंटन के क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतरते थे। जैसे पानीपत का उदाहरण लेता हूं, विजय जैन 2.5 महीने पहले आए, बीजेपी में थे कई साल से, निगम पार्षद भी थे, लेकिन लोकप्रियता उन्होंने अपनी बढ़ाई। ऐसे ही रोहिता रेवड़ी बीजेपी की 5 साल तक विधायिका रही है। 2014 से 2019 के कार्यकाल में जब बीजेपी का उफान हुआ, मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, उस वक्त जिनको टिकट मिली थी लोगों ने उम्मीदवार नहीं देखा था, टिकट देखी थी किस पार्टी से आए हैं, वो एक दौर था। हालांकि उसमें अभी थोड़ा बहुत कमी जरूर आई है। तो मेरे को ये लगता है कि कुछ लोगों ने तो पार्टी छोड़ दी है, वो वास्ता नहीं रखेंगे, वो वो अपनी स्थिति का आकलन करेंगे समर्थकों के साथ। ये उनको रातों को भी शायद नींद में ये वो आता हो कि मैं लड़ूंगा, कितने वोट मिलेंगे, मेरे साथ क्या हो सकता है, ये दिमाग में बातें घूमेगी। हो सकता है वो किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचे कि हारने से तो अच्छा किसी का साथ दे दो, किसी का हाथ पकड़ लो, किसी पे एहसान कर दो, ये स्थिति भी आएगी। लेकिन जो अभी पार्टी में है बीजेपी या कांग्रेस में, मेरे को लगता है जैसे भूपेंद्र हुड्डा या बड़े नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा समझा भी रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है, टिकट किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, सभी को तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर सरकार आती है तो बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जहां पर उनको एडजस्ट किया जा सकता है, उनका मान सम्मान बना रहे, उनका समाज में रुतबा बना रहे और उनको फीलिंग वो कि सरकार में भागीदारी है। आपको बताऊं करीब 80 ऐसे चेयरमैन के पद है हरियाणा में, जो कमीशन होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, नगर कॉर्पोरेशन होती हैं,
जिनमें ऐसे 80 में मेरे को नहीं लगता किसी सरकार ने 80 चेयरमैन आज तक बनाए हो, जो भी सरकारें हरियाणा में रही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन बहुत पड़ता है। चेयरमैन का स्टाफ, उसको घोड़ा गाड़ी देना, उसके खर्चे देना, फिर उसका तनख्वाह होती है तो वो उसमें ये होता है कि ये नेता अपने पार्टी के लोगों को, बागी को ये कहेंगे कि हम आपका ध्यान रखेंगे, सरकार एक बार आए तो सत्ता में भागीदारी आपकी होगी, आपका रुतबा बना रहेगा, पार्टी से अलग हटके क्या मिलेगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने पर्चा भरा, आप हार भी सकते हैं, हार गए तो ना तो आप जीते और ना ही पार्टी के लायक रहेंगे। इस तरीके से मानसिक तौर पर प्रभावित करने की कोशिश होगी। लेकिन 90 जो पर्चे भरे गए हैं बागियों के, उनमें मेरे को लगता है सारे भी ऐसे नहीं है जो पार्टियों में लौट आएंगे, जब बात को मान लेंगे। लेकिन मेरे को लगता है 50% 60% ऐसे होंगे जो, क्योंकि उनका गुस्सा तब तक शांत हो जाएगा, रणनीति बनाएगी जरूर। हारने से अच्छा मैदान में, मतलब हार का ठप्पा लगवाने से अच्छा है कि आप किसी का हाथ पकड़ लो, किसी को समर्थन दे दो या मैदान से हट जाओ। वो तारीख 16 सितंबर है। अब महेश, जो परिस्थिति इस बार हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले देखी, लोकसभा के परिणामों के आने के बाद देखी, वो इस बार कुछ अलग ही थी। और 2019 बीते चुनाव की बात करें तो नामांकन के अंतिम दिन जो प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वो तकरीबन 1800 से भी ज्यादा थे, और इस बार 1630 प्रत्याशी ही रह गए। 200 नामांकन कम हुए हैं। क्या वजह मानते हैं, कम क्यों हुए हैं? क्या कुछ महत्वाकांक्षाएं थी या बागियों की कुछ और वजह थी? राजनीतिक अगर पटल पर देखें तो क्या वजह रही है जो नामांकन कम दाखिल हुए? एक बार सवाल दोबारा से स्पष्ट कीजिए। महेश, जो नामांकन है 2019 और 24 की तुलना में 2024 में 200 से कम नामांकन दाखिल हुए हैं प्रत्याशियों के, उसमें क्या वजह मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो है नामांकन जो निर्दलियों के लिए जो भरवाए गए वो ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि संभावनाएं ज्यादा यहां पर लोगों को नजर आ रही हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मजबूत हुई, काफी सारे बड़े मजबूत दावेदार एक एक विधानसभा क्षेत्र में तैयार हुए, और कह सकते हैं कि चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार वो थे, चाहे समाज सेवा के रास्ते, चाहे लोगों को मनाने के रास्ते, ब्रांडिंग के रास्ते, किसी भी तरीके से उन्होंने तैयारी मुकम्मल की हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता मुकम्मल रूप से तैयार थे। किसी एक को टिकट मिली, बाकी लोगों को चुनाव मैदान में उतरना ही था। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो यहां पर भी अच्छी खासी तैयारी लोगों की तरफ से की गई थी, और उसी तैयारी की वजह से यहां पर निर्दलियों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि नॉमिनेशन इसी वजह से इस बार जो है अच्छी खासी तादाद में देखने को मिले हैं। ज्यादा संभावनाएं निर्दलियों की इसलिए भी नजर आ रही है कि गलतियां अगर भारतीय जनता पार्टी ने की है टिकटों के आवंटन को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ जगहों पर चूक की है, और इस चूक का फायदा यहां पर निर्दलीय उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में ज्यादा हुआ है, कांग्रेस पार्टी में कम हुआ है। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो सीटें हैं कांग्रेस पार्टी ने वो सबसे मजबूत और सबसे जिताऊ चेहरे को देने की कोशिश तो की है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जहां पर ये लगता है कि उससे बेहतर हो सकता था। तमाम उन सीटों पर ज्यादा नामांकन आए हैं, ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बागी नहीं है, बीजेपी में है, और नायब सैनी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बागी नहीं है, कांग्रेस में है। अब सवाल है कि बागी नहीं है तो सियासी शोर क्यों है? लास्ट कमेंट सर, संक्षेप में। देखिए, ये दोनों दलों में एक दूसरे को एक आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता इसके विपरीत है। और ये देखिए, अगर ये लोग बागी जो अगर नहीं होते तो अगर मतलब उनको मनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल। तो सब अपने अपने जो कमजोरी पर पर्दा डाल रहे हैं। और देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 जो लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची शामिल की है, तो उसके अंदर प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम नहीं है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा बहुत बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, लेकिन ये ठीक है, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। जो राष्ट्रीय राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल होते हैं, उनके 40 सदस्यों के स्टार प्रचारकों की सूची होती है, और जो गैर मान्यता प्राप्त होते हैं उनमें 20 की होती है। इसका लाभ ये होता है कि जो इनका यात्रा का खर्च होता है वो चुनाव खर्च में प्रत्याशी के शामिल नहीं होता। और इस तरह कांग्रेस ने भी 40 की स्टार प्रचारकों की सूची शामिल कर दी है। उसमें चौंकाने वाला नाम सुभाष बत्रा का है, जो रोहतक के स्थानीय स्तर के नेता है। अब ये भूपेंद्र हुड्डा ने उनका नाम शामिल करा अपना पिंड छुड़ाने के लिए, या कुमारी शैलजा ने, लेकिन मतलब इनके ये सूची भी चौंकाने वाली है। उसमें जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबके नाम हैं, तो सुभाष बत्रा का नाम, एक स्थानीय स्तर के नेता का नाम चौंकाने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बागी मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी मना पाएगी या फिर कांग्रेस मना पाएगी, ये तमाम सवाल हैं।
बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सवाल यह है कि आगे की रणनीति क्या होगी पार्टियों की। सवाल यह भी कि क्या मानेंगे बागी, किसका नुकसान करेंगे, किसको फायदा होगा। तमाम सियासी सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मान मुनव्वल की कोशिश लगातार की जा रही है। 16 सितंबर तक, उससे पहले या 16 सितंबर तक मनाने की कोशिश सभी सियासी दल कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी अगर मानते हैं तो किस तरीके के समीकरण बनेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो किस तरीके के हरियाणा विधानसभा चुनाव में समीकरण बनेंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।